हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा रैपिड फायर 2 का कंटिन्यूएशन। एक्चुअली फ्रेंड्स, हमने रैपिड फायर 2 लिया था जिसके अंदर हमने जो है बेस्ट क्वेश्चंस लिया था, मतलब मैटर वेव्स के ऊपर और ये सब नंबर ऑफ फोटॉन्स और रेडिएशन प्रेशर के ऊपर। तो उसमें क्या है कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन मतलब 8-10 क्वेश्चंस रह गए थे और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और वीडियो बहुत लंबा हो चुका था रैपिड फायर 2 वाला। तो अगर उसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन लेता तो आप उसके बिना मन से देखते या उसको स्किप कर देते। इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक अलग से वीडियो बना दूं, बिकॉज उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लास्ट के अंदर अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे रेडिएशन प्रेशर के ऊपर, और हमने जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और मतलब कि एब्जॉर्बिंग सरफेस वो सब का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस सबको अप्लाई करेंगे। ओके, तो आपको करना क्या है, पेन पेपर लेके बैठो, क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, हमारा एक जो क्वेश्चन है मतलब कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बेस था, जो कि जे एडवांस 2008 में आया था पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन रह गया था, तो पहले उसको करते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम रेडिएशन प्रेशर के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये जो है पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया गया है कि वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंप्लाइज दैट द इलेक्ट्रॉन शो डायफ्रैक्शन। और वो हमने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन तो डायफ्रैक्शन दिखाते हैं, और उसके ऊपर हमने ऐसा कुछ डेरिवेशन भी किया था। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको उसका 2 मिनट का अगर याद दिलाऊं तो यहाँ पर क्या होता था कि हमने एटम्स लिए थे। ठीक है, एटम के बीच में स्पेसिंग लिया था इस तरह से। ओके, और हम मान रहे थे मतलब कि 2 एटॉमिक लेयर के बीच में जो स्पेसिंग थी उसको हमने डी से डिफाइन किया था। क्लियर है? तो होता क्या था, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आता था और यहाँ पे डाइफ्रेक्ट करके इस तरह से जाता था। ठीक है, और दूसरा रे ऑफ लाइट मतलब कि चलो इस तरह से, रे ऑफ लाइट मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के डायफ्रेक्शन की बात हो रही, तो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स ऐसे आते थे, याद है ना आपको कि इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल निकलते थे, उसके बाद निकल के सरफेस पे स्ट्राइक करके इस तरह से बाहर जाते थे। ओके, हमने ब्रैग्स लॉ पढ़ा था, आपको याद हो तो। ओके, ये वाला एंगल हमारा फाई होता था, मतलब कितने एंगल से डायफ्रेक्ट हुआ है। ओके, उसके बाद अगर सरफेस बना दे यहाँ से इस तरह से, ये अपना सरफेस है, ये अपना दूसरा लेयर का सरफेस है, तो हमने बोला था ये जो एंगल है अपना थीटा है, ये एंगल अपना थीटा है। ओके, यहाँ पे भी हमने ये एंगल थीटा माना था। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर इस तरह से हम जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके हमने पाथ डिफरेंस निकाला था दोनों। अगर मान लिया जाए, देखो ये अपना अगर डी होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना कितना आता है, ये अपना डी साइन थीटा आता है। ओके, ये थीटा है तो अपना डी साइन थीटा, उसके अकॉर्डिंग ये कितना आता है अपना डी साइन थीटा। ओके, तो उसके ऊपर से हम क्या लिखते थे, वह इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल आ रहा है इतना पार्ट डिफरेंस उसमें, बिकॉज देखो ये और ये तो सेम हो गया, ये और ये सेम, ये और ये सेम हो गए, ये डिस्टेंस इतना ही एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है, वही अपना पार्ट डिफरेंस। तो लिखते क्या थे हम कि डेल्टा एक्स इक्वल टू 2d साइन थीटा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2d साइन थीटा, और डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्बडा पुट कर देते तो एन लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा हमारा ये इक्वेशन आता था। क्लियर है? इसके ऊपर से हमने जो है ब्रैग्स लॉ डिफाइन किया था, ये हमारा फॉर्मूला आता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, थीटा मैंने बताया था ये सरफेस के साथ एंगल है, मतलब इंसिडेंट रहेगा सरफेस के साथ एंगल है। ओके, और उसमें जो डायफ्रैक्शन एंगल है उसको हमने ये डिफाइन किया था। तो देखो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेव प्रॉपर्टी, चलो वो तो ठीक है, मतलब पैराग्राफ दिया है ऊपर। अब क्वेश्चन पहला है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल V आर डाइफ्रेक्टेड फ्रॉम अ क्रिस्टल इफ D इज 1 एंगस्ट्रॉम एंड I इक्वल टू 30 डिग्री, V शुड बी अबाउट। तो देखो ये तो समझ में आ गया आपको, ये मैंने कॉन्सेप्ट का रिवीजन करा है आपको, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब ये जो इसमें डायग्राम दिया है उसको ड्रॉ कर दें। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पहले पॉज करके ट्राई करना, इसलिए जो है इसको मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे इन लोगों ने डायग्राम में आई एंगल दिया है, ध्यान से देखना। ओके, इसमें इस तरह से इन्होंने एक रे ऑफ लाइट ऐसा आया है और ऐसे गया है, और दूसरा रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आएगा पैरेलल और इस तरह से गया। ओके, इसमें इन्होंने ये एंगल दिया है अपने को, इसमें इन्होंने अपने को ये एंगल दिया है आई, और ये एंगल दिया आई। ओके, क्लियर है? मतलब इन्होंने जो सरफेस के साथ ये एंगल बना रहा है, इन्होंने हमको ये एंगल आई दे के रखा है। ओके, और क्या बोला है यहाँ पे, ये सब पाथ डिफरेंस वगैरह किया है, कहानी उसकी कहानी की है। ओके, ये परपेंडिकुलर है, चलो इतना दिया गया है, और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है हमको डी दिया गया है।
ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v आर डाइफ्रेक्टेड फ्रॉम अ क्रिस्टल इफ d इज 1 एंगस्ट्रॉम एंड I इक्वल टू 30 v शुड बी अबाउट। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन का देखो सेकंड पार्ट पढ़ो, सेकंड पार्ट में भी मतलब उस तरह का ही क्वेश्चन है, पहला पार्ट हम बाद में करते, पहले सेकंड पार्ट देखो कि इफ अ स्ट्रॉन्ग डाइफ्रेक्टिक पीक इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट एट एंगल I फ्रॉम द नॉर्मल टू द क्रिस्टल प्लेन्स विद डिस्टेंस d, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। क्या बोल रहे हैं, पीक ऑब्टेंड हो रहा है मतलब मैक्सिमम ऑब्टेंड हो रहा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। इसमें इंपॉर्टेंट इन्होंने सिर्फ इतना ही चेंज किया है कि इन्होंने हमको ये एंगल नहीं दिया है थीटा। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा, उसमें हमारा थीटा ये एंगल होता है, ये हमारा एंगल थीटा होता है, लेकिन इसको हमको क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। तो ये अगर आई होगा तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 माइनस आई। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। उसके ऊपर से क्या हो जाएगा कि 2d यहाँ पे साइन हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा, थीटा की जगह पे हो जाएगा 90 माइनस आई इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2d कॉस आई इज इक्वल टू लैम्बडा आएगा मेरा, ठीक है। एन की वैल्यू 1 रखे तो हमारा लैम्बडा आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे एन के टर्म में दिया तो एन के टर्म में लिख दो, ठीक है। चलो तो हमारा इसके अंदर से ये हमारा वेवलेंथ आएगा, क्लियर है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो जो है डी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 2d cos i इक्वल टू एन लैम्बडा। बहुत जल्दी में अच्छे करते हैं उन लोग, क्या करते हैं उन लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला याद होता है तो उन लोग 2d साइन थीटा वाला फॉर्मूला जो है उसको टिक कर देते हैं, ठीक है। तो उसको टिक कर दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसके अंदर हमारा 2d cos i इक्वल टू एन लैम्बडा आएगा, क्योंकि उन्होंने कौन सा एंगल दिया आपको ध्यान रखना है। इसलिए कहते हैं कि जब मतलब कि जब लेक्चर्स होता है उसमें डेरिवेशन कराते हैं तो उसके अंदर एक एक पॉइंट आपको ध्यान रख के देखना होता है, क्लियर है। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। बस अब इसी फॉर्मूला के बेस पे अपना जो है पहला आंसर भी आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस v इफ d इक्वल टू 1 I इक्वल टू 30 v शुड बी अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इससे हमको लैम्बडा मिल जाएगा। लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, लैम्बडा इक्वल टू 2, d कितना अपने को दिया है, d दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम रखो इंटू क्या है I इक्वल टू कितना दिया 30 डिग्री। अगर देखो I 30 को cos 30 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू लैम्बडा, ओके। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यह लैम्बडा इस तरफ लिखा है हमने, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया √3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ओके। हमारा वेवलेंथ मिल गया, ओके। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v, तो v शुड बी अबाउट। तो अपने को हमको पता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम कि भाई लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन, अब पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, 2m इंटू v, ओके। इसमें से अगर हम v को सब्जेक्ट बना लें तो v को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू h² अपॉन, देखो v को यहाँ पे ले गया और स्क्वायर किया, तो h² अपॉन नीचे हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर, ओके। और ये 2m इंटू क्यू आएगा, ठीक है, 2m इंटू क्यू। बस हमारे पास ये वेरिएबल आ गया। तब अब ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट कर दोगे तो आपका जो है आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से रफ करके वैल्यूज पुट करते हैं तो v, अब h² की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻34, तो 6.6 का स्क्वायर करके इंटू 10⁻68 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि h का स्क्वायर है। तो 6.6 इंटू 10⁻34 और 34 हो जाएगा 68, और ऊपर 2 बार 6.6 आ गया। नीचे क्या हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा कितना आया था अपना, हमने अभी लैम्बडा निकाला जो कि √3 इंटू 10⁻10 आया था, है ना, और उसको भी स्क्वायर करना है, तो लैम्बडा स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻20, ओके। उसके बाद क्या है 2m, 2 मल्टीप्लाई करो, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा हमको दिया है क्वेश्चन के अंदर 9.1 दिया है इंटू 10⁻31, और चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, ओके। तो ये सारी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें, ये सारी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें, जैसे कि देखो कैंसिल करता हूँ, 3 2.2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 3.3 कैंसिल किया हमने। अब यहाँ पे 9 है, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 9 ही मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 3 = 9 और 3 1.1, ओके। यहाँ पे क्या आ रहा है 1.1 आ रहा है, ओके ना। और क्या कैंसिल कर, देखो ये 16 है, ये क्या है 1.6 है, और ये क्या है 2.2 है, तो इसको मैं 0.8 कर देता हूँ, इसको 1.1 कर देता हूँ। तो ऊपर आ रहा है 11 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 8, ऊपर क्या आ रहा है देखो ध्यान से 11 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 0.8, तो ये इसको अगर साइड में लिखा जाए, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11 अपॉन 3 इंटू
8, उसको डिवाइड बाई 100 भी होगा और 8 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा ऊपर, मतलब एक नीचे मल्टीप्लाई बाई 10 बचेगा। ओके, और पावर्स में कितना आ रहा है, पावर्स में 10⁻⁻68 और हो जाएगा +20 +31 +19। ओके, तो ये 19 31 + 19 50 और 20 70 हो जाएगा, 70 - 68 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर बच रहा है 10⁻2 और इंटू 11 अपॉन क्या आ रहा है 3 × 8 × 10 आ रहा है। ओके, एक 10 से एक 10 भी कैंसिल हो जाएगा और 24 डिवाइड बाई 121, देखो ऊपर हो जा रहा है 1210 और नीचे आ रहा है 24। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर मैच कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन के नज़दीक आ रहा है, ध्यान से देखोगे कि अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो डिवाइड ही कर लो ना, 24 डिवाइड बाई 1210। ठीक है, अगर इसको मैं क्या बोलते हैं 1210 कर 24 अप्रॉक्सीमेटली 50 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 50 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा। हाँ, 50 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा, मतलब 50 वोल्ट जो है अपना वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट है, 50 वोल्ट। तो इस तरह का इसका आंसर आता है। ओके, तो आप इसको निकाल सकते हो इजीली। मेन अपना कॉन्सेप्ट है कि अपने ब्रेक्स लॉ को डिफाइन करना, लेकिन अगर आप आई मतलब थीटा का एंगल गलत ले लेते हैं ना तो पूरा का पूरा आपका 10 मार्क्स चला जाता है, मतलब 4 और 4 8 मार्क्स पूरे चले जाते हैं। सारा खेल इसमें थीटा एंगल कौन सा एंगल दिया था वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था इसके अंदर, इसलिए जब भी हम डेरिवेशन करें तब जो है हमको मतलब देख लेना होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन उस दिन रह गया था, इसको यहाँ पे कर लिया है। अब हम क्वेश्चन करते हैं रेडिएशन प्रेशर के ऊपर। तो आपको उसका थोड़ा सा अगर याद दिलाऊं कि भाई मेरे पास अगर यहाँ पे कोई सरफेस हो, यहाँ से कोई सरफेस हो और यहाँ से अगर कोई लाइट इस तरह से गिरती है, ओके, यहाँ से कोई लाइट अगर गिरती है, ठीक है, परपेंडिकुलर गिरे सरफेस के, या तो चलो कोई अगर हम जनरल मान लें कि यहाँ से अगर थीटा एंगल पर गिरती है लाइट, ठीक है, सरफेस के थीटा एंगल गिरती है, तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स का फॉर्मूला आता है 2IA/c 1 + r, ठीक है, 2IA/c 1 + r × cos² थीटा। हमारा फोर्स का जनरल फॉर्मूला आता था आई थिंक सो कि IA/c 1 + एक मिनट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे r = 1 डाल दो, r = 1 डालेंगे तो 4 आ जाएगा ना, एक मिनट IA/c आएगा खाली, तो IA/c 1 + r cos² थीटा हमारा जनरल फॉर्मूला आता था फोर्स का। और हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है, प्रेशर का फॉर्मूला आता था I/c × cos² थीटा 1 + r। अच्छा, हमारे पास ये फोर्स का फॉर्मूला नहीं था, फोर्स के तो हम वेक्टर सम करते थे, हमारे पास ये रेडिएशन प्रेशर का जनरल फॉर्मूला आता है। क्लियर है, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो अगर तो उसके लिए फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो 2P/c आता है, मतलब कि 2IA/c, याद है ना। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस हो तो फोर्स का फॉर्मूला आता है IA/c। ये सब बेसिक सी बात है, वो क्लियर रहनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में हमने डेरिवेशन किया था, अगर आपको याद हो, स्फीयर के ऊपर हमने डेरिवेशन किया था, तो उसके अंदर हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, हमने लास्ट में फॉर्मूला निकाला था इस तरह से कि हमने यहाँ से इस तरह से लाइट गिराई थी, मतलब जो सरफेस मतलब कोई पर्टिकुलर एंगल पर हो तो इस तरह से हमने लाइट गिराई थी। उसके बाद हमने क्या किया था, अपना ये रेडियस r था, ओके, हमने यहाँ से एक रिंग एलिमेंट कट किया था, आपको याद हो तो, फिर उसका हमने DA एरिया निकाल के इसका हमने लास्ट में प्रेशर निकाला था, हमने लास्ट में इसका फोर्स निकाला था। क्लियर है, तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या आया था, ध्यान से देखो, I/c × प्रोजेक्टेड एरिया, I/c × प्रोजेक्टेड एरिया। तो हमने उसका बोला था कि ये जो फॉर्मूला होता है ऑलमोस्ट हर जगह वैलिड होता है इसका, लेकिन कुछ ना कुछ एक आध एक्सेप्शन भी है जो कि आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं, कि हर जगह ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगता। देखो, स्पीयर हो तो सारे केस में चलेगा, स्पीयर के केस में चाहे एब्जॉर्बिंग हो, चाहे मतलब कि एब्जॉर्बिंग हो, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो, चाहे रिफ्लेक्टिंग हो परफेक्टली, और चाहे कोई जनरल वैल्यू हो। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है स्पीयर के केस में सारे की तरह वैलिड होता है, और भी जगह वैलिड होता है ये फॉर्मूला, लेकिन इसके एक आध दो एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे मतलब कुछ ऐसे एंगल बनते हैं कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली वैलिड नहीं हो पाता। ओके, तो ज़्यादातर केस में तो ये फॉर्मूला लग जाता है कि मतलब I/c × प्रोजेक्टेड एरिया। और प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट तो पता है ना आपको कि भाई अगर यहाँ से देखो लाइट गिर रही है तो इसको एक चपटा कर दूँ क्या दिखेगा आपको, तो एक पूरा सर्कल दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आया था F = I/c × πr²। ओके, हमने इसका पूरा डेरिवेशन किया उसके अंदर। अगर आपने ये फॉर्मूला कैसे आता है आप उसका डेरिवेशन देखना हो तो आप लेक्चर देख लेना। क्लियर है, रेडिएशन प्रेशर वाले लेक्चर में हमने पूरा डेरिवेशन किया है इसका। तो इसको यहाँ से रख करता हूँ। अब क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे, तो आपको और क्लियर होगा। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये तो स्फीयर वाला ही क्वेश्चन है, ये तो ईजी है। क्या बोला है, कंसिडर स्फीयर ऑफ रेडियस r
exposed to radiation of intensity as shown in the figure, if surface of the sphere is partially reflecting, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सरफेस ऑफ द स्फीयर जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है और हमको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दिया है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या दिया है हमको 0.3, ठीक है, हमको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या दिया है 0.3। बताओ तो इसका क्या आएगा, मतलब कि अपना इसका रेडिएशन फोर्स क्या आएगा बताओ। यहाँ पे स्फीयर है तो रेडिएशन फोर्स कितना आएगा इसके ऊपर। ओके, तो एक ऑप्शन हमने टिक कर लो, यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको, क्या आएगा बताओ, ए बी सी डी में से कौन सा आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहली बात तो मैंने बताया था कि स्फीयर के केस में चाहे आर इक्वल टू 0.3 हो चाहे आर इक्वल टू कोई भी हो, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, ठीक है। स्फीयर के केस में फॉर्मूला स्फीयर के केस में तो सेम ही आता है कि I/c इंटू पाई आर स्क्वायर, चाहे कोई भी सरफेस हो, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग हो एब्जॉर्बिंग हो, चाहे कोई भी कोफिशिएंट दिया हो, एग्जैक्टली अगर इसका रेडियस आर हो तो हमारे पास यही फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला। ओके, समझ पड़ गया। इसमें r इक्वल टू 0.3 का कोई मतलब नहीं है, कोई भी जनरल वैल्यू पे हमारा सेम यही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा स्फीयर में। इतना सिमेट्रिकल थोड़ा कंडीशन होता है। ओके, इसको यहाँ से रफ कर दो, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर इंटू I/c हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। जो लोग सी ऑप्शन या डी ऑप्शन सोच रहे होंगे वो थोड़ा गलत सोच रहे हैं, बिकॉज स्फीयर के अंदर सिमेट्रिकल ऐसा केस बनता है कि ये सारे मतलब कि ये फॉर्मूला होता है उसमें परफेक्टली पूरा वैलिड होता है। ओके, बाकी सब जगह वैलिड होता है, लेकिन एक आध एक्सेप्शन होते हैं, उसको हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं और उसको कैसे सॉल्व करना होता है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। यहाँ पे क्या है कि द रेडिएशन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी ऑफ रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई अज्यूमिंग दैट द बॉडी इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, ठीक है। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा बॉडी, तो किस उस पर रेडिएशन फोर्स कैसे लगेगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमको ट्रायंगल दिया है और बॉडी तो परफेक्टली ऑब्जॉर्बिंग है। अच्छा, अगर परफेक्टली ऑब्जॉर्बिंग हो ना तब तो ये फॉर्मूला अपना ऑलवेज वैलिड है। अगर परफेक्टली ऑब्जॉर्बिंग वाला कंडीशन है, जो भी मतलब एक्सेप्शंस आते हैं ना वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वाले में ही आते हैं, क्योंकि उसके अंदर फोर्स वगैरह कंपोनेंट पड़ते हैं। अब परफेक्टली ऑब्जॉर्बिंग बॉडी है, उसके अंदर तो रे ऑफ लाइट इस तरह से गिर रही है, तो उसके अंदर क्या है कि फाइनल मोमेंटम तो वैसे भी जीरो हो जाता है, इनिशियल मोमेंटम ही होता है। तो उसके अंदर तो हमारा ये फॉर्मूला जो कि F इक्वल टू I/c इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है चाहे कोई भी केस हो, ठीक है, अगर परफेक्टली ऑब्जॉर्बिंग की बात हो रही हो तो। लेकिन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग अगर होता है ना तो उसके अंदर कुछ न कुछ कंडीशन आ जाते हैं। तो ऑब्जॉर्बिंग वाले के लिए तो सही, सॉरी I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, ओके, I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहाँ से देखोगे, बताओ प्रोजेक्टेड एरिया क्या है इसके अंदर। यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस तरह से गिर रही है, तो इसको अगर ऐसे पकड़ के दीवार में चिपका दोगे तो क्या दिखेगा आपको दीवार पे कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। आपको क्या दिखेगा, इस तरह से ट्रायंगल दिखेगा जिसका रेडियस जो है, सॉरी जिसका बेस जो है 2r है और जिसका हाइट जो है ये h होगा। क्लियर, इसका हाइट क्या है h। तो इसको पकड़ के दीवार में चिपका दोगे इस तरह से आपको उसका ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है ना। तो अपना प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का हमको एरिया देखना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका जो एरिया आ जाएगा क्या बताओ, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना है ध्यान देखना, बेस है 2r। अगर आपने r लिया होगा तो आपका गलत आंसर आया होगा। बेस कितना है 2r इंटू हाइट कितना है h। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया हो जाएगा r इंटू h। तो यहाँ से हो जाएगा I/c इंटू r इंटू h। तो हमारा ये फॉर्मूला इसके अंदर निकल के आता है। ओके, अगर आपने बेस r लिया होगा तो भी आंसर गलत आया होगा। और दूसरी बात, अगर आपने सोचा होगा कि एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा, अगर लाइट अगर ऊपर से गिर रहा होता ना, अगर लाइट इस तरह से गिर रहा होता तो हमको जो है पाई आर स्क्वायर लेते हैं। ओके, तो हमारा जो आंसर आ गया I/c इंटू r इंटू h। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये भी परफेक्टली ऑब्जॉर्बिंग वाला है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। अब देखो ये क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें लाइट जो है कुछ अलग एंगल भी गिराया गया है और परफेक्टली ऑब्जॉर्बिंग वाला कंडीशन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम जनरली अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि क्या होता है पता है, उसके अंदर फोर्स वगैरह कंपोनेंट नहीं पड़ते। अगर आप यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ भी करोगे तो इनिशियल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम तो कुछ है ही नहीं, तो फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं पड़ेगा, एरिया का कोई कंपोनेंट नहीं पड़ता, तो अपना डायरेक्टली मतलब सेम फॉर्मूला वैलिड हो जाता है, एक्सेप्शन नहीं आता उसके अंदर। क्लियर है, इसके अंदर क्या है कि ये हाइट h है और ये रेडियस r है, लेकिन इसके अंदर से लाइट इस तरह से गिर रही है। लाइट कैसे गिर रही है, इस तरह से। तो आप इसको अगर पकड़ के दीवार में चिपकाओगे तो आपको इस तरह से सर्कल दिखेगा, ठीक है, जिसका रेडियस है r।
सर्कल दिखेगा जिसका रेडियस है r। तो इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला अपना I/c इंटू पाई r स्क्वायर, अपना ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, सर्कल दिखेगा ना, आप इसको पकड़ के दीवार में चिपका दोगे, कैसा दिखेगा आपको, सर्कल ही तो दिखेगा। तो अपना करेक्ट आंसर इसके अंदर हो जाएगा पाई r स्क्वायर I/c। ओके, पाई r स्क्वायर I/c। ओके, इसको यहाँ से रफ करते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन देखो। अब इसमें स्प्रिंग वाला यूज़ कर लिया, मतलब थोड़ा मैकेनिक्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन देख लो, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे तो उसको आप कर पाओगे। एक क्वेश्चन देखो, उसके ऊपर से आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, यहाँ पे सरफेस दिया गया है हमको, कि क्वेश्चन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको आपको याद करा देता हूँ। क्या है कि मेरे पास यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, इसको आप ट्राई करो, ईजी है। आपको सिर्फ नेट फोर्स को बैलेंस करना है। ओके, बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बिकॉज ट्विस्टिंग हो सकता है। क्वेश्चन क्या दिया है, लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग प्लेट। मतलब लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर से, जो कि जो प्लेट है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, प्लेट क्या है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, और यहाँ पे इस तरह से स्प्रिंग बांध दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ओके, और ये सरफेस जो है फिक्स्ड है, और नीचे का सरफेस दिया स्मूथ दिया, मतलब फ्रिक्शन वगैरह कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। चलो, अब यहाँ पे लाइट गिर रही है इस तरह से, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के दिया गया है। तो कैसे इसको प्रोसीड करेंगे बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है कि kept in gravity free space if the photon struck at the plate symmetrically and initially spring was on the natural length। मतलब अभी जो स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पे है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग्स। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से जो फोर्स, देखो यहाँ पे फोटोन गिरेंगे तो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से स्प्रिंग थोड़ा बेंड होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या दिया गया है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। जब मैक्सिमम कंप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, तो आपको ध्यान, मतलब थोड़ा अलर्ट हो जाना होता है। मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है। अगर देखो इसमें आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, आप इस तरह से की होगे कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के अंदर फोर्स क्या आता है, फोर्स आता है 2Ia/c। फोर्स तो ये आता है ना 2Ia/c। तो आप बोलोगे जो भी फोर्स लग रहा है, देखो आप इस तरह से कर सकते हो कि भाई जो भी फोर्स को बैलेंस करोगे, ठीक है, फोर्स को क्या करोगे, बैलेंस। तो जो भी फोर्स लग रहा हो 2Ia/c इक्वल टू, यहाँ पे अगर स्प्रिंग पैरेलल में लगे हो तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के 3K हो जाता है। ठीक है, K प्लस K 3K हो जाएगा, 3K इंटू एक्स। ठीक है, इस तरह से आप किए होगे। तो इसके ऊपर से आपका जो x का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2Ia/3KC। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। ये तब करते हैं ना, देखो ये तब वैलिड है, यह तब वैलिड है, लेकिन यहाँ पे वैलिड when said that find when said that, देखो ये वैलिड तब होगा जब यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम की बात की है। ठीक है, वैलिड when said that find maximum compression at equilibrium। देखो ध्यान से, स्प्रिंग ऐसे गड़ेगा। अगर इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन पूछा होता है ना, तो हमारा फोर्स बैलेंस करके उसके अंदर कहानी निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है, तो हम नेट फोर्स बैलेंस करके निकाल सकते हैं। ये वैलिड तब होगा अगर क्वेश्चन में अगर इक्विलिब्रियम पूछा होता है, तो ये वैलिड होता है, ये वाला केस। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन नहीं पूछा, इसके अंदर हमको मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के अंदर क्या करना होता है बताता हूँ आपको। जब मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा, देखो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस करेगा ना, इक्विलिब्रियम से थोड़ा और आगे जाता है। आपको याद हो, अगर स्प्रिंग को आप खींच के छोड़ो, देखो स्प्रिंग पकड़ो, खींच के छोड़ो, तो पहले अंदर तक जाएगा, फिर थोड़ा बाहर आगे सेट होकर, मतलब थोड़ा बाहर तक सेट होता है। मतलब स्प्रिंग जो है इक्विलिब्रियम से भी थोड़ा आगे तक जाता है। ठीक है, तो उसका जो मैक्सिमम कंप्रेशन होता है ना, जैसे मान लो ये अपना इक्विलिब्रियम स्टेट है, मान लो ये अपना इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो मैक्सिमम जो कंप्रेशन होता है इक्विलिब्रियम से भी थोड़ा आगे जाता है। ठीक है, थोड़ा आगे जाता है, तो उसके अंदर मतलब यहाँ तक जाता है। ठीक है, अगर समझ लो यहाँ तक गया, मतलब क्या होता है, स्प्रिंग अगर देखो अगर इसको दबाओगे आप, तो पहले थोड़ा अंदर तक जाएगा, फिर उसके बाद आके इक्विलिब्रियम में बैलेंस होता है। समझ रहे हो ना मेरे कहने मतलब, क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे फोर्स लगाया आपने, स्प्रिंग को दबाया,
तो स्प्रिंग जो है डायरेक्टली मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं आता, पहले अंदर तक जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे सेट होकर इक्विलिब्रियम में आता है। तो जब इक्विलिब्रियम में आए ना तब आप फोर्स बैलेंस कर सकते हो, लेकिन जब इक्विलिब्रियम में नहीं हो, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन की बात की हो, तो आपको जो है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हम क्लास 11 में पढ़ते हैं। स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन इज आस्क्ड, बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखो। तो क्या करोगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, इसमें तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, जो कि मतलब ये बाहर से जो फोटॉन्स लगा रहे हैं। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, फोटॉन का फोर्स क्या होता है 2IA/c, ठीक है। तो 2IA/c ये फोर्स है, वर्क डन ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट करा रहा है इसको, मैक्सिमम कंप्रेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट है x, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट के हो जाए 3k हो जाएगा, तो इस तरह हम लिखेंगे इसको हाफ 3k इंटू एक्स स्क्वायर। अगर सीरीज में लगे होते हैं तो k/3 हो जाता है ना सीरीज में, यहाँ पे क्या है पैरेलल में लगे तो हाफ 3k इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे एक x से एक x कैंसिल, और यहाँ से जो अपना x की वैल्यू निकल के आएगी वो 4IA/3kc आएगा, 4IA/3k इंटू c, अपना ये फॉर्मूला निकल के आया इसके अंदर से। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे। अगर इक्विलिब्रियम में पूछे ना तो आप फोर्स बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होता क्या है कि यहाँ से जो फोर्स लग रहा है और स्प्रिंग का जो फोर्स लग रहा है वो दोनों बैलेंस आउट कर जाते हैं। लेकिन अगर हमको मैक्सिमम कंप्रेशन की बात की हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जितना फोर्स लग रहा है वो कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ से जितना फोर्स लग रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, उसके ऊपर से हम ये अपना फॉर्मूला निकाल के आते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा निकल गया है मैक्सिमम कंप्रेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इसको आपको दिखाया मैंने। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। अगर आप सिर्फ रट लोगे कि भाई यहाँ पे फोर्स बैलेंस करना है तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। कौन से कंडीशन में वो फोर्स बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट लगता है और कौन से कंडीशन में ये मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से अब रफ कर देता हूँ। अब करते हैं आज का हम लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने बताया था वो एक्सेप्शन था, मतलब कि कैसे उसको सॉल्व करना है उसको हम देखते हैं। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम वही कौन वाला क्वेश्चन है। द रेडिएशन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई अज्यूमिंग दैट द सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। यहाँ पे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर दी है, ठीक है। इसको देखो ध्यान से देखते हैं, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहली बात, इसके अंदर अगर आपने मतलब कि ए ऑप्शन किया होगा गलत है, मतलब कि इसके अंदर अगर आपने बी ऑप्शन किया होगा गलत है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, देखो ए और बी तो नहीं आएगा इसके अंदर। अब कौन सा आएगा, सी आएगा कि डी आएगा, उसके लिए हम जो है डेरिवेशन करते हैं। ए भी नहीं आएगा, मतलब इसके अंदर डायरेक्टली वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है इसके अंदर। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको देखते हो कैसे आता है। इसके लिए हम इसको पूरा डेरिवेशन करेंगे, अपना बेसिक्स से जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आ सकते हैं, इसको एक बार ध्यान से देख लो कैसे करना है। ओके, इसके अंदर हमको दिया क्या गया है, ये हमको हाइट h दिया गया है, ओके, और ये हमको रेडियस r दिया गया है। इसके अंदर अपना अप्रोच क्या होता है, देखो अगर बेसिक से जाए अपना अप्रोच क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, किसी एक एंगल पे हम लाइट देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना एरिया हम कट करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या एरिया हर वक्त चेंज कर रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है कि हर जगह रेडियस चेंज कर रहा है। यहाँ पे रेडियस कुछ कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा। और दूसरी बात, इन लोग ने परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात की है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट भी करेगी, जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर इस तरह से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। मान लो अगर ये एंगल अपना थीटा है, ठीक है, अगर इसको अगर थीटा मानूँ, ये भी एंगल अपना थीटा होगा और ये एंगल भी अपना थीटा हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी इस तरह से, है ना। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर, हमको ये हाइट दिया गया। अप्रोच कैसे करेंगे हम किसी पर्टिकुलर मान रहे थे कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे हम कुछ एरिया लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा एरिया काटते हैं हम। इसको मैंने सर्कुलर ही काटा है, इसको आप समझना कि मतलब एक सर्कल काटा है मैंने, मतलब मान लो यहाँ से एक स्लाइस ले लिया मैंने थोड़ा, मतलब कि अब दूसरी बात कैसे लेंगे हमको देखो यहाँ पे h ये r है, हम ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x डिस्टेंस दूर, यहाँ से x डिस्टेंस दूर एक dx एलिमेंट का विड्थ काट लेता हूँ, ठीक है, एक dx एलिमेंट का विड्थ काट लेता हूँ।
आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया कि मैंने ऐसे क्यों नहीं लिया, मतलब कि ऐसे मतलब क्यों नहीं काटा मैंने, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ऐसे काटोगे ना, देखो हमको क्या है कि देखो ये h है, ये r है, ये अपना पूरा h² + r² पता है, क्लियर है ना। उसके बाद और यहाँ पे क्या है, हर जगह रेडियस भी चेंज कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको स्मॉल r ले लेता हूँ रेडियस, उसके ऊपर से जो है ये जो है स्मॉल r फाइंड कर सकते हैं, एक r/h = स्मॉल r/, ये हमको क्या है कि ट्रांसलेशन। और दूसरी बात, अगर हम ऐसे ले रहे हैं ना x, अगर हम x ऐसे ले रहे हैं तो हमको इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे पुट करोगे, समझ रहे हो ना। अभी तो मैंने क्वेश्चन शुरुआत भी नहीं की है, इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे सेट करोगे आप। इसलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे x डिस्टेंस दूर पर एक ds एलिमेंट का एक मतलब समझ लो इस तरह से डिस्क या रिंग बोलो काट लिया है, क्लियर है। इसका मैं रेडियस जो है स्मॉल r ले लिया है, इसका रेडियस मैंने स्मॉल l। इसको अंदर आपको एक एक पॉइंट समझना है, इसके अंदर एक एक पॉइंट समझना है। यहाँ पे इस तरह से रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लो इसकी इंटेंसिटी I है, इसका वेवलेंथ लैम्बडा है। अब देखो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ये जो dA एरिया है, ये अपना क्या है, dA एरिया। तो dA एरिया होगा क्या, dA एरिया होगा 2πr × dx। भाई यहाँ का जो रेडियस होगा और इंटू इसका विड्थ है ना, सर्कमफरेंस इंटू विड्थ करते हैं ना, तो यहाँ पे सर्कमफरेंस कितना होगा 2πr इंटू इसका विड्थ कितना है dx, तो इसका dA एरिया आ गया, क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये है कि r भी हमको नहीं पता क्या है, तो r को निकालने का तरीका क्या है। तो r के लिए हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये अपना कैपिटल R है, ये अपना स्मॉल r है, ठीक है। और अपने को पता है ये जो हाइट है, देखो ये अपना h दिया है हमको, ये हाइट h दिया है, ये r है, तो ये जो पूरी हाइट है ये कितनी है पता है, √h² + r², है ना, क्लियर है ना। और अपने को ये नहीं पता ये कितना है, ये हमने x माना है, ये हमने क्या माना है, x माना है, क्लियर है, हमने इतना x माना है, ओके ना। इसको इस तरफ देखो तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करता हूँ। इस ट्रायंगल में tan थीटा देखूंगा तो sin थीटा r/x, इस ट्रायंगल में sin थीटा r/this, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, r/x = कैपिटल R √h² + r²। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज़ कर सकते हो ना, इस तरह से लिख सकते हो, r/r = √h² + r²/x। तो उसके ऊपर से हमारा ये आ गया, और यहाँ से हमारी जो r की वैल्यू आ जाएगी वो x × r √h² + r²। हमारे पास ये जो है r की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमारे पास स्मॉल r भी हो गया, और स्मॉल r जो है x के टर्म में आ गया, चलो उसका डाउट तो खत्म हो गया। अब है देखो करते क्या है, इसके हम नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन dA एरिया, ठीक है। और यहाँ पे जो डी होना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि रे ऑफ लाइट मतलब बीम ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर इस तरह से एक एरिया लेना है, मतलब ये रे ऑफ लाइट हो और उसके ये रे ऑफ लाइट हो और उसके परपेंडिकुलर हमको एरिया लेना है। कैसे होगा, देखो ध्यान से, रे ऑफ लाइट तो ऐसे जा रही है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, इसके परपेंडिकुलर अगर हमको एरिया लेना हो, देखो ध्यान से, तो कैसे बनेगा एरिया, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। हमने क्या किया है, इसको थोड़ा एंगल पे मानो कि रे ऑफ लाइट इस तरह से कुछ एंगल पे आ रही है, इसके परपेंडिकुलर कुछ एरिया बनेगा जो कि अपना इस तरह से बनेगा, जो कि हो जाएगा अपना dA sin थीटा, क्लियर है ना। क्योंकि dA एरिया है क्या, dA हमने क्या लिया है, मतलब इस सर्कमफ्रेंस का एरिया, लेकिन इसके परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर जो एरिया आएगा अपना, वो क्या आ जाएगा अपना dA sin थीटा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन dA एरिया हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, वो हो जाएगा I × dA अपॉन SC/λ sin थीटा। यहाँ पर ये बात आपको समझना है पहले कि I × dA sin थीटा कैसे है, उसको अभी आगे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन dA एरिया क्या आ गया ये, और dA की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू क्या आ जाएगी I, अब dA की वैल्यू क्या है 2πr × dx, ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा HC और यहाँ पे हो जाएगा λ × sin थीटा। इसको अगर अरेंज करके अच्छे से लिख दें, अगर इसको अरेंज करके अच्छे से लिखूं तो I × 2π अपॉन HC, ऊपर है λ, ठीक है, इंटू साइन थीटा भी है, और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है x × कैपिटल R अपॉन √r² + h²। चलो ये अपना हो गया n, ये अपना क्या हो गया n। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गया। अब चेंज इन मोमेंटम देख लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, देखो ध्यान से, इस तरह से रे ऑफ लाइट है जिसका इनिशियल मोमेंटम होगा h/λ और फाइनल मोमेंटम इस तरह से होगा h/λ। तो दोनों का हमको जो है इस तरह से रिजल्टेंट लेना पड़ेगा ना,
एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया, एक ऐसे गया, तो हमको जो है इसका फाइनल रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये अपना h बाई लैम्बडा, ये अपना h बाई लैम्बडा, तो यहाँ पे इस तरफ अपना फाइनल मोमेंटम आ जाएगा 2h बाई लैम्बडा। देखो ध्यान से, ये एंगल अपना थीटा है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये अपना सरफेस है, ये एंगल अपना थीटा है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये अपना क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी अपना क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा 2h, अभी तक हमारा मोमेंटम 2h बाई लैम्बडा साइन थीटा आता है, लेकिन यहाँ पे 2h बाई लैम्बडा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 2h बाई लैम्बडा साइन 90 माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, हाँ कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा 2h बाई लैम्बडा साइन थीटा। तो अपना चेंज इन मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्स की। हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, अब हमको क्या पता है, अब हमको पता है कि फोर्स जो होता है ऑन डी एरिया हो जाएगा n इंटू डी पी, एन इंटू डी पी। लेकिन यहाँ पे फोर्स का भी कंपोनेंट पड़ेगा। अब भाई फोर्स सरफेस पे ऐसे लगा, फोर्स ऐसे लगा, तो फोर्स का हमको एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना। ये एंगल थीटा होगा तो ये अपना क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ मतलब कि देखो ध्यान से, ये थीटा होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा आएगा, तो सरफेस के जो परपेंडिकुलर एरिया बनेगा अपना, वो क्या बनेगा एफ जो है साइन थीटा, एफ कॉस 90 माइनस थीटा, एन इंटू डी पी, ये क्या है एफ, इस तरह लिखो कि डी एफ इंटू साइन थीटा, ओके। और डी एफ की वैल्यू क्या है एन इंटू डेल्टा पी, एन इंटू डी पी इंटू साइन थीटा, ओके। डी पी की वैल्यू है हमारे पास, ये अपना डी पी की वैल्यू देखो, ठीक है, ये अपना डी पी वैल्यू है चेंज इन मोमेंटम, ओके, इन डी एरिया, एन इंटू डी पी इंटू साइन थीटा। एन की वैल्यू भी अपने पास, डी पी की वैल्यू भी अपने पास, और जो है फोर्स निकाल सकते हैं। अब हम फोर्स निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, इक्वल टू हो जाएगा एन, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो ये एन की वैल्यू है आई इंटू 2 पाई अपॉन एच सी, इसको अच्छे से लिख दूँ 2 पाई इंटू आई बाई 2 पाई इंटू आई लैम्बडा भी है ऊपर, ओके, अपॉन एच सी है नीचे, और क्या आ रहा है इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स भी है, कैपिटल आर भी है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी है, ओके, और साइन थीटा भी है, ओके, और यहाँ पे है साइन थीटा। ये अपना एन की वैल्यू हो गई, और डी पी की वैल्यू क्या है 2h बाई लैम्बडा साइन थीटा, 2h बाई लैम्बडा साइन थीटा, और ठीक है डीपी, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक साइन थीटा और भी, ये साइन थीटा, ओके। यहाँ से क्या हो जाएगा पता है, h से h कैंसिल, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, तो बच क्या रहा है देखो ध्यान से, अब बचेगा ये हमारे पास 2 पाई आई बाई सी, ओके, अपॉन आर इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा आएगा, ठीक है। एक 2 यहाँ पे भी, एक 2 यहाँ पे, इसको 4 कर लेते हैं हम, इसको 4 कर लेते हैं, क्लियर है इसी, और बच रहा है साइन क्यूब थीटा। अच्छा यहाँ पे x इंटू डी थीटा भी है ना, हाँ dx, यहाँ पे dx हम लिखना भूल गए, ठीक है, यहाँ पे dx भी आएगा एक्स्ट्रा टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक dx का टर्म भी आएगा, तो साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे बचेगा x इंटू डी एक्स, ओके, इस तरह से बचा। अब सब आ गया ना, देखो साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा हो गया, साइन क्यूब थीटा, ये 2 और ये 2 था 4 हो गया, पाई आई बाई आर अपॉन नीचे सी इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये अपना क्या है डी एफ फोर्स, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से क्या आएगी। और दूसरी बात यहाँ पे वेरिएबल क्या है, क्या यहाँ पे थीटा वेरिएबल है क्या, थीटा यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। थीटा तो अगर बताओ आप यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक मूव कर रहे हो तो क्या थीटा चेंज कर रहा है, थीटा तो यही है ना, थीटा थोड़ी चेंज कर रहा है, यहाँ पे थीटा अपना वेरिएबल नहीं है, अपना वेरिएबल है इसके अंदर x, अपना क्या है वेरिएबल इसके अंदर x। तो x कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, x चेंज कर रहा होगा 0 से लेके अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक, x 0 से लेके अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक चेंज कर रहा है, तो x अपना वेरिएबल है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे इसको हम 0 से लेके अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तक, समझ पड़ा ना, क्योंकि x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 से लेके अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसलिए जनरली हम जो है यहाँ पे इसलिए मैंने जो है यहाँ पे x एलिमेंट इस तरह से लिया था, कौन के अंदर ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ओके। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ओके। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बना देता हूँ इसको, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं,
ठीक है। तो देखो ध्यान से इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा क्या, उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा वैल्यू इसमें हम निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे लिखो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो है। देखो ये बड़े ट्रायंगल में देखो साइन थीटा वैल्यू क्या आएगी, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, साइन थीटा वैल्यू आ गई। उस साइन थीटा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्लियर है। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई आई बाई आर इंटू सी इंटू क्या आ रहा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये है। और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, इसका क्यूब करो तो हो जाएगा इंटू आर क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का क्यूब, ओके। और इंटू है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करने के बाद अपना फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे ये देखो ये आर स्क्वायर ये 3 है तो ये रेस टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर रेस टू 3 है और ये 1 है तो नीचे रेस टू 4 हो जाएगा, तो 4 पाई आई ऊपर क्या है आर रेस टू 4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आर रेस टू 4 अपॉन नीचे क्या हो रहा है सी और इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेस टू 4 हो गया इंटू अब एक्स स्क्वायर की लिमिट पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 2 बच रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से 2 टाइम से ये जो है ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो बच क्या रहा है देखो ध्यान से, और यहाँ से ये 2 से ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई आई आर रेस टू 4 अपॉन सी इंटू देखो स्क्वायर बचा है ना तो हो जाएगा स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे ये अपना फॉर्मूला आता है फोर्स का, ये अपना फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये एक एक्सटेंशनल केस है और इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हमने स्पीयर के अंदर ही पूरा डेरिवेशन किया था और इस क्वेश्चन के अंदर हमने पूरा डेरिवेशन किया किस तरह से आंसर निकालना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है ना वो देखा जाए तो डी ऑप्शन है, 2 पाई आर रेस टू 4 आई, पाई का टर्म भी आता है उसके अंदर, नीचे सी इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। ओके, आई होप तो आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा और कैसे कुछ एक्सेप्शनल केस के अंदर अपना हम फोर्स निकालते हैं उसको भी पता होगा। बाकी नॉर्मल केस के अंदर अगर परफेक्टली ऑब्जर्विंग हो तब तो सारे केस के अंदर वो फॉर्मूला वैलिड होता है, लेकिन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता है तो एक आध दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर वो फॉर्मूला डायरेक्टली वैलिड नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमको इस तरह से डेरिवेशन करके चेक करना होता है। और वही एडवांस के फेवरेट कॉन्सेप्ट होता है, जो कुछ अलग होता है ना वही एडवांस के फेवरेट कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको जो है मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करोगे लेकिन कुछ अलग होगा उसको नहीं करोगे तो एडवांस के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। एडवांस वाले का वही तो काम है कि जो अलग है उसके बेस पे क्वेश्चन पूछना, ठीक है। समझ पड़ गया ना। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा। तो अगर लेक्चर समझ पड़ा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तो अब हम शुरू करने वाले अपना नया चैप्टर्स जो कि हो जाएगा एटॉमिक फिजिक्स। तो ओके, तो उसके अंदर भी आप जो है वीडियोस को प्लेलिस्ट को पूरा देख लेना। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।